Welcome back to the Nomadic Trails. This is December 27, 2024 और हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट एडवेंचर पे केनिया। तो हमारी आज फ्लाइट है बैंगलोर से एडिस अबाबा और वहाँ से नैरोबी। बैंगलोर में एक नया ऐप आया है रेफेक्स, जहाँ से आप एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक कर सकते हो मात्र 699 रुपये में। ये ऑफ़र सिर्फ CTC एयरपोर्ट के लिए ही है फ़िलहाल, लेकिन इससे सस्ता और अच्छा ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आई रिकमेंड कि अगर आप बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट जा रहे हो तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और सिर्फ 699 में आप पूरे बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट जा सकते हो। तो जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो एक आदमी बाइक से गिर चुका था, तो उसे ड्राइवर हमारा हेल्प करने गया, लेकिन जैसे उसे पता चला कि वो पीकर गाड़ी चला रहा था तो गुस्सा होकर वापस आ गया। आप देख सकते हो, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स ही आपके सफ़र को और यादगार बना देते हैं। वैसे हम समय से एयरपोर्ट पहुंच गए, सिर्फ 1 घंटा ही लगा रात को ट्रैफिक ना होने के कारण। हमारी फ़्लाइट थी 2:20 को और हम अप्रॉक्सीमेटली 11:40 को एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अभी हमें चेक इन और इमिग्रेशन क्लियर करके लाउंज के लिए जाना था। फ़्लाइट तो टाइम पे है, सो एवरीथिंग हैज़ बीन गुड सो फार। चेक इन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें 30 से 40 मिनट लग गए चेक इन की लाइन में ही। लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी और इमिग्रेशन था वो काफ़ी स्मूथ रहा। हार्डली 5 मिनट में हम सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्रॉस करके लाउंज पहुंच गए थे। मैं और नुपुर, हम दोनों के पास ऐसे क्रेडिट कार्ड्स है जो हमें अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। मैं यूज़ करता हूँ यस बैंक का मार्क्यू कार्ड और नुपुर यूज़ करती है टाइनस ब्लैक मेटल कार्ड। ये दोनों कार्ड के लिए सेपरेट प्रायोरिटी पास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट कार्ड है। अगर आप भी कोई ऐसा कार्ड ढूंढ रहे हो जिसमें आपको अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस मिले, तो आप इन दोनों ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। और ये है हमारा इंडिया का सबसे फेवरेट 080 इंटरनेशनल लाउंज। यहाँ का डेकोर और यहाँ की फैसिलिटीज़ आपको इंडिया के और किसी क्रेडिट कार्ड से एक्सेसिबल लाउंज में मिलना मुश्किल है। तो अगर आप बैंगलोर आओ तो इस लाउंज को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। 080 लाउंज में डिनर करने के बाद अब हम चल पड़े थे हमारे गेट की ओर, जहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। हमारा नसीब काफ़ी अच्छा था कि पीछे की काफ़ी सारी रोज जो थी वो अनऑक्यूपाइड थी, तो हमने एक एक रो हमारे लिए चूज़ कर ली और रात भर कंफर्टेबली पूरा सोते हुए हम हमारा सफ़र कर पाए। सवेरे 6:30 पे समय से हम एडिस अबाबा लैंड हो चुके थे। इथियोपियन एयरलाइंस ये अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है, और अगर आप इंडिया से अफ्रीका के कोई भी देश जाना चाहते हो या इनफैक्ट अमेरिका या साउथ अमेरिका भी जाना चाहते हो, तो इथियोपियन एयरलाइंस के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। ये एक अफोर्डेबल एयरलाइंस में से एक है, लेकिन इनकी सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसके पहले भी जब हम साउथ अफ्रीका गए थे तो इथियोपियन एयरलाइंस के थ्रू ही हम साउथ अफ्रीका गए थे और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। सो वी ट्रस्ट Ethiopian Airlines for our travel and you can trust this airline as well. एडिस अबाबा में भी लाउंज के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और हमने कोई एक लाउंज उसमें से चूज़ किया। भूख तो नहीं थी, लेकिन रिफ़्रेश होने के लिए और थोड़ी कॉफ़ी लेने के लिए हम लाउंज चले गए। और फूड ऑप्शंस यहाँ पे लिमिटेड थे, लेकिन टेस्टी फूड था। यहाँ पे एक इथियोपिया में फर्मेंटेड रोटी होती है जो कि यहाँ का लोकल क्विजीन है, वो हमने ट्राई किया, हमें काफ़ी पसंद आया।
ओवरऑल इट वॉज अ गुड लाउंज एक्सपीरियंस। हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी 10:45 AM को और उसका बोर्डिंग 10 बजे स्टार्ट हो चुका था। केनिया के लिए एज इंडियन सिटीज़न आपको ETA लेना पड़ता है। इट इज़ काइंड ऑफ ई वीज़ा जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद आपको विद इन 48 आवर्स एक PDF मिल जाती है जिसके लिए आपको $35 पे करना होता है और एयरपोर्ट पे चेक इन के टाइम पे इंडिया में और केनिया में आफ्टर अराइवल इमिग्रेशन पे आपको PDF दिखानी होती है। ये रहा हमारा बोइंग 777 जो हमें लेके जाएगा यहाँ से नैरोबी। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है एडिस अबाबा का। सो फाइनली वी हैव लैंडेड इन नैरोबी। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द स्केड्यूल। ये है केनिया एयरपोर्ट का एग्ज़िट जहाँ पे इमिग्रेशन के लिए लगे मुझे 15 मिनट्स और करेंसी कन्वर्जन के लिए लगे 5 मिनट। करेंसी आप एयरपोर्ट पे भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ज़्यादा कमीशन नहीं है, कुछ 2 या 3% के करीब आपको ओवरऑल कम मिलता है विच इज़ फाइन। और अभी हम लेने जा रहे हैं सिम कार्ड। तो केनिया में मेजरली 2 सर्विस प्रोवाइडर्स है, एक है सफारीकॉम विच इज़ वोडाफोन और दूसरा है इंडिया का ही एयरटेल। सफारीकॉम इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इससे आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हो शॉप के अंदर। एयरटेल में वैसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन एयरटेल में भीड़ नहीं थी और हमें जल्दी निकलना था होटल के लिए, इसलिए मैंने एयरटेल ले लिया। तो जो मुझे एयरटेल का सिम मिला वो था 1200 केनियन शिलिंग का विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800 इंडियन रुपीज़, जिसके अंदर मुझे 7.5 GB डेटा मिलता है 15 डेज़ की वैलिडिटी के साथ, विच आई बिलीव would be enough for us for 8 days of stay in Kenya। होटल हमारा एयरपोर्ट से काफ़ी पास में था क्योंकि अगले दिन हमें होटल से पिकअप था पूरे नैरोबी में से कहीं भी हमारे ट्रिप के लिए। तो सोचा कैब से सिटी में जाने से बेटर है पहले दिन एयरपोर्ट के आसपास ही कहीं रुक के थोड़ा रेस्ट किया जाए। और वो हमारा डिसीजन सही भी था क्योंकि दोपहर में एयरपोर्ट से लेके सिटी तक काफ़ी ट्रैफिक होता है। बेंगलोर के जैसा ही नैरोबी का एयरपोर्ट जो है सिटी सेंटर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो इट इज़ अ बेटर चॉइस अगर आपको सिटी में नहीं रुकना है और कुछ पीसफुल एरिया में अगर आपको रहना है तो आपको एयरपोर्ट के पास काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आज है 29 दिसंबर और हमारे 7 डेज़ 6 नाइट सफारी का पहला दिन। हमारा गाइड हमें नीचे पिकअप करने आ चुका है और यहाँ से हम जाएंगे सिटी सेंटर। सिटी सेंटर से हमारी एक्चुअल सफारी स्टार्ट होगी। वहीं पे जो हमारी सफारी वैन है हमें पिकअप करेगी और भी टूरिस्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे जो हो सकता है कि पूरे 7 दिन हमारे साथ रहे या फिर कुछ अलग उनके प्लान हो। अभी हम नैरोबी सिटी के आउटस्कर्ट्स में हैं। सवेरे के 6:15 हो रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक काफ़ी कम है। अदरवाइज़ पीक आवर्स में इधर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, ऐसा हमारा गाइड हमें कह रहा है। साफ़ सफाई की अगर बात करूँ तो बहुत क्लीन सिटी लग रही है फ़िलहाल और रास्ते और ओवरऑल फील थोड़ा इंडिया के जैसा ही आ रहा है, बट रिलेटिवली मैं कहूँगा कि नैरोबी सिटी इज़ वेरी क्लीन। ये है नैरोबी का सिटी सेंटर और यहीं से सारी सफारीज स्टार्ट होती है। प्रेसिडेंशियल पैलेस भी जस्ट यहाँ से 300 या 400 मीटर पे ही है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ प्राइम एरिया ऑफ नैरोबी। तो हम वैन में बैठ के निकल पड़े हैं लेक नैवाशा की ओर। अभी जो बाकी को पैसेंजर्स है उन्हें हम अलॉन्ग द वे पिकअप करने वाले हैं। और ये रहा हमारा गाइड फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ जिसका नाम है क्लिंटन। हाईवेज़ और रोड्स बिल्कुल आपको इंडिया का ही फील देते हैं यहाँ पे,
और ख़ास बात ये थी कि पेट्रोल डीजल के प्राइस भी सिमिलर टू इंडिया ही थे। 100 to 110 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल डीजल था। तो पहला स्टॉप जो था हमारा, यहाँ पे वैन में डीजल भरा गया और कुछ लोग और हमें यहाँ पे ज्वाइन भी हुए। आज का जो हमारा पहला स्टॉप है वो है ग्रेट रिफ्ट वैली व्यू पॉइंट। ये जो वैली है ये 7000 किलोमीटर लॉन्ग है, तुर्की से लेके मोजाम्बिक तक। और इसी वैली की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो गूगल करके देखिए। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड। तो ये है व्यू पॉइंट ग्रेट रिफ्ट वैली का। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, और हर जगह रेस्टोरेंट्स और सुवेनियर शॉप्स भी लगे हुए हैं। तो जो एजेंसी की जो व्यू पॉइंट वाले के साथ में सेटिंग होगी या टाइप होगा, वहाँ पे जाके लोग रुकते हैं। तो ये था हमारा व्यू पॉइंट, और काफ़ी देखने में तो नॉर्मल सा लगता है, बट इसके पीछे की जियोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कुछ घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं हेल्स गेट नेशनल पार्क, और ये हमारी ट्रिप की पहली सफारी है। यहाँ पे आप साइकिलिंग करके भी पार्क एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेडेटर्स तो नहीं है। लेकिन राउंड ट्रिप ऐसी धूल में और ऐसी गर्मी में जाना हमें सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने हमारे गाइड से कहा कि वी आर कंफर्टेबल टू डू दिस नेशनल पार्क विथ आवर ओन वैन। सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि जब हम जा रहे थे पार्क में तो हमने देखा कि काफ़ी लोग धूप में स्ट्रगल कर रहे थे साइकिलिंग के वक्त। तो इट वाज लेट्स हियर मोर अबाउट दिस पार्क फ्रॉम आवर गाइड हिमसेल्फ। So, welcome to Elmsgate National Park. Elmsgate National Park was opened in the year 1961. And inside Elmsgate, we don't have the big five. We don't have elephants, we don't have lions, we don't have cheetahs, we don't have leopards. We only have buffaloes, okay? Mm-hmm. Yeah. At that moment. Buffalo? Yes? Big Mhm. buffalo? We have buffaloes, we have antelopes, we have giraffes. Mostly we have the Maasai giraffes. Here you are not going to see reticulated or Rhodesia giraffes. Here we have Maasai giraffes. And in front of us over there, that is where Lion King was acted, okay? Lion King. Lion Was King, acted, yeah? The Rock. Okay. Yeah, in front of us over there. From the film, movie. Yeah. अब ये जो रॉक आप सामने देख रहे हो दो पहाड़ियों के बीच में, इसी से इंस्पायर होके सिम्बा मूवी में या लायन किंग मूवी में या मुफासा मूवी में जो प्राइड रॉक है वो बनाया गया था। तो यही वो हेल्स गेट नेशनल पार्क है जिससे इंस्पायर होके लायन किंग मूवी बनी है। तो ये रही हमारी केन्या ट्रिप की पहली साइटिंग, पैक ऑफ ज़ेब्राज। ज़ेब्राज सारे अफ्रीकन सफारीज में सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखने वाले एनिमल्स है। हेल्स गेट नेशनल पार्क के एंड में एक छोटा सा ट्रैक भी है डाउन द वैली, जो ऑप्शनल है। अगर आप जाना चाहते हो तो एक लोकल गाइड को लेके वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन हमने वो ऑप्ट नहीं किया, किसी ने ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि धूप भी बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी, और आज हमारा पहला ही दिन था, तो वी वांटेड टू टेक इट स्लो। तो बस हम यहाँ गए इस गेट पे और वहाँ जाके फ़ोटोज़ निकाले और वापस आ गए। नेक्स्ट हमने पहली बार स्पॉट किए मसाई जिराफ। ये जिराफ रेटिकुलेटेड जिराफ से अलग होते हैं।
इनका जो पैटर्न होता है वो जो जिराफ हमने यूजुअली देखे हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। थोड़ा पैटर्न इनका लीफी होता है और इनका स्किन टोन भी थोड़ा लाइट शेड में होता है। तो हिल्स गेट नेशनल पार्क से हम पहुँचे नायवाशा हमारे होटल, और होटल से हमने डिसाइड किया कि वॉक करते हम जाएंगे नायवाशा लेक, और वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे कि हमें बोट राइड लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि हमारा गाइड जो था वो बोल रहा था कि बोट राइड हम कल लेंगे, लेकिन हमें सनसेट के वक्त बोट राइड लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए वी वेंट देयर ऑन आवर ओन एंड आई बिलीव इट वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बोट राइड्स ले रहे थे। तो हमने भी कुछ बोट वालों से पूछा कि क्या सिस्टम है, क्या रेट्स है। तो वी फाउंड कि $40 दे के प्राइवेट बोट लेना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें हम दोनों ही रहेंगे और हमें सनसेट भी देखने मिलेगा। इस लेक की खासियत ये है कि यहाँ पे बर्ड साइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, और इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड भी है जहाँ पे आपको जेब्राज, हिप्पोज, जो टिपिकल सफारी में आपको एनिमल्स दिखते हैं, वो भी आपको उस आइलैंड पे देखने मिलेंगे। नायवाशा लेक थोड़ा डेंजरस भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिप्पोज है और इनसे आइडियली डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, लेकिन हमारा बोट राइडर थोड़ा ज़्यादा रेकलेस था, बहुत ज़्यादा करीब लेके गया। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मत कर ऐसा, तब जाके वो वहाँ से निकला। ये है फिश ईगल। Wait, stop at one place. अपन यहाँ पे वैसे 31st को आने वाले थे और मेरा प्लान था 31st को ये सनसेट देखने का। अच्छा। जो बोट राइड का समय हमने चूज़ किया था वो परफेक्ट था। मौसम क्लाउडी था लेकिन सनसेट हमें देखने मिला यहाँ पे, और काफ़ी प्लीजेंट ऐसा वेदर था उस दिन। और लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हो ये वही आइलैंड है जहाँ पे आपको सारे एनिमल्स देखने मिलते हैं। और अभी हम एक सर्कल लगा के वापस बेस स्टेशन जाने वाले थे। नेक्स्ट हमने स्पॉट किए ढेर सारे पेलिकन्स, और इतने बड़े और मोटे पेलिकन्स मैंने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखे थे। हमारा बोट वाला सीधा इनके आंग पे ही बोट लेके जाने वाला था। हमने रिक्वेस्ट किए इसलिए वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ। वो कह रहा था कि वो इन सबको उड़ा सकता है एंड आई कैन कैप्चर द वीडियो। आई सेड नो, आई डोंट वांट टू कैप्चर वीडियोस एट द कॉस्ट ऑफ troubling all these pelicans. बट इन दी एंड उसने वही किया जो हम उसे करने से रोक रहे थे। बहुत ज़्यादा स्पीड में आप देख सकते हो वो सीधा पेलिकन्स के ऊपर ही बोट लेके गया। बट अच्छी बात ये थी कि किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ। Oh, is there hippo nearby? कहा थी का तुमको नूपुर हिप्पो? नहीं, हिप्पो नहीं है, वो यही वाला जानवर है। हाँ, डरा मत बाबा इसे, वो पूछ वैसे ही लाया था तो मुझे लगा हिप्पो है। डांग मार देगा हिप्पो। नायवाशा लेक पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका था,
और सनसेट का भी समय हो रहा था, इसलिए हमने बोट वाले से रिक्वेस्ट किया कि भैया मोटर बंद कर दो और बस शांति से बैठे रहो, जैसे ही सनसेट हो जाएगा हम वापस किनारे चले जाएंगे। इट वॉज़ अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस।